Hello friends, I am Shantanu, your coach, and today I am going to tell you what are the important topics of MRTP Act 1969 and Competition Act 2002. मैं एक केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिससे कि आप इनको पहले करें और उसके बाद बाकी का जो पोर्शन है उसको रिवाइज करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। वैसे आपको सभी पढ़ के जाना है। सबसे पहले देखते हैं एमआरटीपी एक्ट में क्या क्या खास पॉइंट्स है जो आ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है। इसी के साथ इसका जो ऑब्जेक्ट है, वैसे तो ये अभी इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि कंपटीशन एक्ट आ गया है तो एमआरटीपी का ऑब्सोलेट हो गया है। फिर भी जो डेफिनेशंस हैं इस एक्ट की, जैसा मैंने बताया, वो आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। इसके बाद आते हैं कंपटीशन एक्ट 2002 पे। कंपटीशन एक्ट 2002 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एमआरटीपी एंड कंपटीशन एक्ट, इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि भाई नया एक्ट कंपटीशन एक्ट 2002 में आया है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसी के साथ आपसे जो डेफिनेशन सेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या होता है ये पूछ सकते हैं। और कार्टेल की तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको देख के जानी है। इसके बाद कंज्यूमर की डेफिनेशन है। याद रखना, कंज्यूमर की डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी है और कंपटीशन एक्ट में भी है, लेकिन जो डिफरेंस है वो कमर्शियल पर्पस का डिफरेंस आ जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पर्सन इज नॉट कंज्यूमर इफ ही इज द रीसेल इज रिलेटेड टू द कमर्शियल पर्पस। जो परचेस किया है उसने वो कमर्शियल पर्पस, लेकिन यहाँ पर इवन कमर्शियल पर्पस को भी इंक्लूड किया है कंज्यूमर में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंज्यूमर की डेफिनेशन है। इसके बाद अपन देखते हैं सर्विस की डेफिनेशन। सेम यहाँ भी एप्लीकेबल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी सर्विस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी डिफरेंस इसमें कमर्शियल नेचर का जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक्सक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर वो इंक्लूड किया गया है सर्विस की डेफिनेशन में। इसके बाद जो टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, वो रिलेवेंट मार्केट के ऊपर आ सकता है, जैसे जियोग्राफिक मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट। तो रिलेवेंट जियोग्राफिक मार्केट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट अच्छे से देख के जाइए, एग्जाम में आ सकता है। अब एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया जा सकता है 3(1) में, और 3(2) में इसको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर किसी ने ऐसा एग्रीमेंट किया है। तो प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट क्या क्या है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, फॉलोइंग आर द प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट जिस दे हैव, इफ दे हैव एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यूज करना है एग्जाम में भी। इसी के साथ एप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट है या नहीं, इसके लिए कौन से फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग AAE। इसके बाद बिड रिगिंग की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ सकती है। साथ ही फैक्टर फॉर, ये हमने देख लिया बिड रिगिंग। इसके बाद कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 में डिफाइन किया हुआ है जो एग्जाम में आ सकता है, और सेक्शन 6 में इसको डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर भी किया है। इसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है कॉम्बिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। इस टेबल को आपको अच्छे से देख के जाना है। इसके बाद जो प्रोविजन है कंपटीशन कमीशन जो है वो ठीक है, इन्हें आ सकता है, जस्ट देखना है आपको। इसके बाद आपको जो आएगा वो आएगा 49 सेक्शन, याद रखना है, कंपटीशन एडवोकेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। So these were the few important questions from MRTP and Competition Act। लेकिन मैंने जैसा कि पहले भी कहा है, इनको आप पहले देखिए और बाकी का प्रोविजन तो आपको करने ही है, इन्हें छोड़ना कुछ भी नहीं है। जस्ट इंपॉर्टेंट ये है तो इसको आप पहले रिवाइज कीजिए, उसके बाद बाकी का रिवाइज कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।